आज आपसे बात करने वाले हैं आपके कॉस्टेक्स पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। अकाउंट्स के पेपर के बाद ये दूसरा पेपर डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन पेपर एग्जाम में देखने के बाद जो लोग भी अपने क्लास में थे, जो लोग भी, उन्हें बहुत अच्छी तरह मालूम है कि हर एक चीज क्लास में डिस्कस हुआ था। आप लोग एक शॉर्टकट तरीके की तरफ सोचते हो। इतना तो मालूम आपको हो ही गया होगा कि क्लास के बाहर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो सीधा सीधी समझ लो कि क्लास के बाहर कुछ भी नहीं है। वो तो आपको ध्यान रखना है। हर एक चीज डिस्कस है ना, जो स्टडी मटेरियल है एक एक चीज को कवर अप किया है, एक एक चीज। और रेगुलर क्लास का दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है, आप लोग जल्दी वाले हो, चलो बहुत ज्यादा कुछ बात नहीं करो। बस कहीं भी, मेरे यहाँ से कहीं भी एक रेगुलर क्लास करो, उसके बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। बहुत आसान सब्जेक्ट है। तो अकाउंट्स के बाद चलो आज डिस्कस करते हैं आपके कॉस्ट टैक्स पेपर के बारे में। तो एज यूजुअल आपको मालूम ही है कि आपका सिलेबस में 20 मार्क्स का कॉस्ट टैक्स, 10 का अदर सोर्स और 10 का व्हाट, कैपिटल गेन। क्वेश्चन नंबर 1, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड 8 आवर्स, एक्चुअल टाइम कंप्लीट किए हो 10 आवर्स, लेवल ऑफ इफिशियंसी। तो फिर जब कभी भी हम लोग टाइम इफिशियंसी की बात करते हैं, तो टाइम इफिशियंसी और पीस इफिशियंसी दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर है। और अंतर ये कि दोनों का फॉर्मूला सीधे उल्टा है। सीधे उल्टा है। चलिए, तो टाइम के केस में स्टैंडर्ड टाइम हमेशा ऊपर रखना, जबकि पीस में वो नीचे रहता है। एक्चुअल टाइम को नीचे डिनोमिनेटर में इनटू 100। एज यूजुअल आपने देखा 8 आवर्स स्टैंडर्ड 10 घंटे में काम किए हो, और 100 इट इज 80%। और ये ऑप्शन सही जाता है बी। उसके बाद चला दूसरा क्वेश्चन, टाइम एज पर टाइम कीपिंग 48, टाइम एज पर टाइम बुकिंग 44, आवरली वेज रेट 60, वेजेस पेड फॉर आइडल टाइम। आइडल टाइम का वेजेस क्या है? तो सीधा सीधा यदि मैं चलूं तो 2 नंबर सवाल, 2 नंबर सवाल की यदि बात करोगे तो आइडल टाइम क्या होता है? टाइम कीपिंग यानी कब फैक्ट्री में इन किए, सुबह 6 बजे इन किए और 2 बजे गए, टाइम कीपिंग। और माइनस होता है टाइम बुकिंग। टाइम बुकिंग, टाइम बुकिंग की बात करोगे तो कब काम स्टार्ट किए और कब काम खत्म किए। तो टाइम कीपिंग में आपका था 8 आवर्स, और टाइम बुकिंग था आपका कितना, 44। 4 आवर्स आइडल टाइम हुआ,
पर आवर का वेजेस आपको दिया कितने रुपया जाता है? 60 रुपया पर आवर। फिर आइडल टाइम वेजेस कितना हो जाएगा? 4 into 60 रुपीज 240। नंबर 2 ऑप्शन सही रहा, ए। चलिए नंबर 3, टाइम अलाउड टू डू ए जॉब इज 40, यानी स्टैंडर्ड टाइम। परसेंटेज ऑफ efficiency worker who has completed the job 25, तो टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब। ऑलरेडी सम नंबर 1 देखे हो, उसी को घुमा फिरा के फिर पूछ रहा है। मतलब हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था, टाइम के हिसाब से इफिशियंसी कैसे निकलता है। तो टाइम इफिशियंसी परसेंटेज दिया हुआ है 125। अब चला तो क्या देखा था पहले? स्टैंडर्ड टाइम, एक्चुअल टाइम इंटू 100 को इलिमिनेट कर लेता हूं। तो जैसे इंटू 100 इलिमिनेट करता हूं, ये 125 भी छोटा होके हो जाएगा 1.25, यानी दोनों तरफ से 100 उड़ा दिया। तो इसे एक बेसिक मैथ कह सकते हो। या फिर आपको कंफ्यूजन है तो फिर आप इंटू 100/125। अब सम में आपका स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है कितना? 40 आवर्स। एक्चुअल टाइम हमें निकालना है इंटू 100/125। तो फिर मैथमेटिक्स की तरह 40/125 इंटू 100 और एक्चुअल टाइम को इधर ले आओ। मैथ्स का बेसिक रूल, टाइम 125 ले आए तो एक्चुअल टाइम क्या रहा आप भी जानते हो। 25 4 से घटा, 25 5 से घटा, 5 8, यानी 32 आवर्स आपका आंसर रहा, नंबर 3। नंबर 4 क्या बोला? यूनिटरी मेथड, 2 वीडियो शेयर किए थे। Standard production is 45 hours is 200 unit. Actual production in that time is 240. Then the time save. तो टाइम सेव, तो सबसे पहले तो टाइम स्टैंडर्ड 200 था, 240 के लिए कितना समय मिलना चाहिए था? तो पहले आप स्टैंडर्ड टाइम निकाल लो। तो 3 के बाद अपने चले आए 4 पे। तो 4 पे आए, सबसे पहले स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन जो आपने एक्चुअल प्रोडक्शन किया है उसके लिए कितना मिलना चाहिए था? तो क्या देख रहे हो, 45 आवर्स आपको दिया गया था 200 यूनिट के लिए। तो 240 के लिए कितना मिलना चाहिए? 240, 5 से काटे 6 हुआ, 5 सॉरी 9, यानी आपको मिलना चाहिए था कितना? 54 आवर्स। तो टाइम सेव क्या हो जाएगा? टाइम सेव हो जाएगा, स्टैंडर्ड टाइम को ही टाइम अलाउड भी बोलते हैं हम लोग। अब जो भी बोलो, स्टैंडर्ड टाइम या लोग इसे कहते हैं टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। तो फिर 54 - 45, यानी
9 घंटा आपने बचाए हैं। तो ऑप्शन कौन सा गया बाबू? 9 आवर्स। नंबर 5, आप बोल सकते हो सर इतना स्लो क्यों, जल्दी जल्दी बता दीजिए आंसर। बस फॉरएवर के लिए रिकॉर्ड करना है, यानी जो लोग पहली बार देखे वो भी समझ जाए। नंबर 5, बेसिक फीस रेट 20 रुपया पर यूनिट है। एक वीक में आपको 22 रुपया मिला, तो मेरिट के हिसाब से आपका फीस रेट क्या है? तो पहले 22 रुपया कितना परसेंटेज आया वो देख लेते हैं। तो देन इफिशियंसी लेवल ये पूछा है, फीस रेट नहीं पूछा बाबू। तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन इसमें यदि चले, नंबर कितना था बाबू? 5। तो 5 नंबर चला। सबसे पहले एप्लीकेबल फीस रेट परसेंटेज, एप्लीकेबल फीस रेट परसेंटेज, एप्लीकेबल फीस रेट परसेंटेज। तो एप्लीकेबल फीस रेट परसेंटेज की बात जब भी करोगे तो क्या आ रहा है, यानी आपको 20 रुपया मिलता तो 100% होता। तो 22 रुपया यदि मिला है तो 110%। 110% मेरी के 3 थे। बेसिक फीस रेट, मेरिक साहब ने क्या बोला था? 3 चीज बोला था। क्या बोला था आपका? कि इफिशियंसी परसेंटेज और एप्लीकेबल रेट परसेंटेज, एप्लीकेबल रेट परसेंटेज। तो क्या था उनका? बेसिक यानी 100% फीस रेट कब मिलेगा? जब आपकी इफिशियंसी अप टू कितना है? 83.33%। और 110 कब मिलेगा? जब आपको 83 1/3 से 100% इफिशियंसी में। और 120 कब मिलेगा? जब हो आप अबव व्हाट? 100%। तो फिर 100% 10 कब रहा भाई? तो सीधा सीधी रहा, जब आपकी इफिशियंसी कितनी है? 83 से 100। तो ऑप्शन जाएगा कौन सा? बी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोलते हैं? द टाइम लॉस बिटवीन फैक्ट्री गेट एंड पीस ऑफ वर्क। गेट पे 6 बजे पहुंचे और मशीन के पास 6:30। नॉर्मल आइडल टाइम, मतलब आधा घंटा बोलोगे कहाँ लग गया? अटेंडेंस, फैक्ट्री के गेट से प्लेस ऑफ वर्क ज्यादा, या फिर ड्रेस व्रेस सेफ्टी मेजर पहनना। तो ए, जॉब कार्ड यूज्ड इन टाइम बुकिंग। अब ये प्लेन थ्योरी है। जॉब कार्ड किस केस में यूज होता है? तो टाइम बुकिंग का मतलब क्या हुआ? कब स्टार्ट किए काम, कब खत्म किए, कब स्टार्ट किए और कब तक किए। तो आपको क्या लगता है, बोलिए, टाइम बुकिंग या टाइम कीपिंग? क्योंकि टाइम बुकिंग रहा तो ट्रू, टाइम कीपिंग रहा तो फॉल्स। तो ट्रू है, कब काम स्टार्ट किए कब खत्म किए उसमें लिखा जाता है। नंबर 8, dash is an important aspect of control of labor cost. Labor cost
को कंट्रोल करने के लिए क्या जरूरी? तो important aspect of control of labor cost, determination of remuneration, employee, preparation of wage list, manpower, product design, no doubt, remuneration of employee. 9. The study with the help which standard time of work is determined. Determined. आप एक आदमी का काम कितने घंटे में खत्म होना चाहिए, कौन से मेथड से डिसाइड होता है? तो एक आदमी का काम कि सीधा सीधी कहानी कि मान लो एक काम आपको दिया गया और एक काम आपको दिया गया तो मैनेजमेंट यानी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का एक बंदा होता है जिसका काम क्या है, जिसका काम है ये जानना या पहले से सेट कर देना कि एक काम को खत्म करने में कितना टाइम लगना चाहिए। तो एक काम को खत्म करने में कौन सी स्टडी? नो डाउट टाइम स्टडी। अब जो पहले से डॉटेड है ये मत सोचना कि वो सही, वो तो किसी स्टूडेंट का था। आगे चला, क्वेश्चन नंबर 10। प्लेन थ्योरी वो तो देखो आप याद किए हो, हम तो याद रखते भी नहीं हो। बस सवाल का एक प्रोसेस है, बनता कैसे है, उससे ज्यादा चीजें जब आता है तो समझने की कोशिश कर लेते हैं। स्टैंडर्ड टाइम और ए 60 यूनिट स्पेसिफाइड जो टाइम पीरियड है, जो भी रहा 60 यूनिट, वेज रेट 2 रुपया, एक वर्कर 54 यूनिट बनाता है, मेरिट के मल्टीपल पेज रेट में क्या होगा? तो अभी थोड़ी देर पहले देखा, पहले ये 2 रुपये का परसेंटेज कौन सा होगा और 54 से मल्टीप्लाई होगा। तो 60 बनाओगे तो आप 100 हो, 54 बनाए हो। तो थोड़ी देर पहले मेरिट की कहानी तो आपने देखी थी कि किसके लिए कौन सा, यानी 83 है बेसिक ये। तो अभी अपने सम नंबर 10 में इसी का कंटिन्यूएशन ही पकड़ लो। पहले निकाल लो इफिशियंसी परसेंटेज, 10 ही है तो 10। मेरे पास जो पेपर है, क्योंकि सेट ऑफ पेपर तो अलग अलग होगा, तो सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है उसके हिसाब से बता रहा हूं, बाकी आप अपने क्वेश्चन पेपर में देख लेना। इफिशियंसी परसेंटेज पीस का निकाल लो, तो ध्यान रखो भाई। अब एक्चुअल ऊपर, स्टैंडर्ड नीचे, यानी पीस प्रोडक्शन टाइम के मामले में उल्टा था, इनटू 100। तो क्या रहा, आप 54 बनाए हो, उसी समय में 60 बनाना था, तो आपको कितना 90% इफिशियंट, और 90% कौन से के अंदर आता है, 83 से लेके 100 के बीच। रेट एप्लीकेबल कौन, 110%। तो फिर वेजेस क्या हो जाएगा, मेरिट की बात हो रही थी, तो बनाए कितना हो 54 और रेट 2 रुपया बेसिक था, 110% ऊपर देखा, तो फिर तुम्हें मिलेगा 2 रुपया 20 पैसा। तो 54 इंटू 2 108, और फिर 54 इंटू 0.2 10.8, तो 118.80
ए, मतलब 108 रुपया और फिर 10 रुपया 80 पैसा। चलिए 10 सवाल देखें। 11, फैक्ट्री एक्ट में एक वर्कर कितने घंटे से ज्यादा करेगा तो ओवर टाइम कहलाएगा। अब फैक्ट्री एक्ट में कितने घंटे से, होपफुली 9 आवर्स से डे, तो 9 घंटे से ज्यादा तुम्हारा काम करने पे हम लोग कहते हैं कि ओवर टाइम होता है। फिर भी 54 वीकली है, 48 आवर्स, और डेली का है 9। तो याद रखना, अब यहाँ तो 9 है पर डे का हिसाब से, और हफ्ते में यदि हम लोग कहें तो मोर देन 48। चलिए मैचिंग 9 आवर्स पे किए थे। हाँ, ट्रू फॉल्स। Timekeeping is the process of recording attendance time of all worker. Timekeeping attendance कब आया कब गया? True. Timekeeping is done in order to bring discipline in the attendance. हाँ, समय पे आना, समय पे जाना. Timekeeping has no role to play in determination of direct wages. Direct wages हमेशा टाइम बुकिंग पे होता है, तो टाइम कीपिंग हैज नो रूल। बोलोगे तो ट्रू है मेरी नजर में। अब किसका क्या है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि टाइम बुकिंग जो है उसका रोल है, तो वर्ड पे थोड़ा ध्यान दो, नेगेटिव है। टाइम कीपिंग हैज रोल टू डिटर्मिनेशन, फॉल्स है। हाँ, नो है तब तो ट्रू। तो फिर क्योंकि नेगेटिव वाले पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। टाइम कीपिंग का डायरेक्ट वेजेस, टोटल वेजेस अलग होता है बाबू। टोटल वेजेस में टाइम कीपिंग लग जाएगा, क्योंकि आइडल टाइम वेजेस डायरेक्ट वेजेस का पार्ट नॉर्मल हो सकता है, अब नॉर्मल थोड़ी सी डाउट हो गई। टाइम कीपिंग हैज नो रूल, हैज रूल टू। चलो मान लेते हैं कि पूरा का पूरा नॉर्मल आइडल टाइम है, तब इसे फॉल्स ही रखो। यानी गड़बड़ हो रहा है। डायरेक्ट वेजेस बेटर है, ट्रू। चल बाबू, मैं तो ट्रू ले लो। It is not possible to determine direct wages without time booking, ये ट्रू है। तो बेटर होगा, आई विल गो, क्योंकि डायरेक्ट वेजेस टाइम बुकिंग जरूरी है, तो दैट विल बी बेटर ए। तीसरा थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था, क्योंकि आइडल टाइम वेजेस फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट हो जाता है, तो 3 वाला पार्ट में ट्रू, और मेरे हिसाब से ए है। 12 मैचिंग था, बंगला है, अंग्रेजी वाले में आ गया। कॉलम मैच करा,
प्रोडक्शन स्टॉप ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू लैक ऑफ मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस मशीन है तो मेंटेन तो करना पड़ेगा, तो फिर इट इज ए व्हाट। अब यहाँ चार ऑप्शन थोड़ा अलग है, तो एक बार चारों पढ़ ले। स्टॉप ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू लॉकआउट इन फैक्ट्री, ठीक है। स्टॉप ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू लेस डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, एंड स्टॉप ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू फायर इन फैक्ट्री। तो ध्यान रखो, फायर इन फैक्ट्री एबनॉर्मल है, यानी डी हो गया। डिमांड इकोनॉमिकल है, बी होगा। लॉकआउट मैनेजमेंट की गलती से है, एडमिनिस्ट्रेटिव ए होगा। और मेंटेनेंस सी होगा, यानी सी ए बी डी, ऑप्शन डी। ध्यान रखो, मेंटेनेंस प्रोडक्शन रिलेटेड, लॉकआउट मैनेजमेंट की गलती यानी एडमिनिस्ट्रेटिव, लॉकआउट यानी हड़ताल, डिमांड कम इकोनॉमिकल, और फायर ये हो गया तुम्हारा अब नॉर्मल। आगे बढ़े, रीजन असर्शंस। असर्शंस क्या है? पेमेंट ऑफ वेजेस, लेस वेजेस टू वर्कर इज कंसीडर्ड टू बी ए रॉन्ग डिसीजन। एक लाइन है, वर्कर को कम वेजेस दिए तो एक गलत फैसला था। रिसीविंग लेस वेजेस क्रिएट्स डिससैटिस्फैक्शन इन द माइंड्स ऑफ वर्कर। तो वर्कर को कम वेजेस, गलत फैसला, ये तो डिपेंड करता वर्कर इफिशिएंट है इनएफिशिएंट, तो गलत फैसला तो नहीं होगा, ये फॉल्स है। जो कम काम किए, जिन्होंने कम समय दिया, एफिशिएंसी कम है, तो वेजेस तो कम होगा। हाँ, रिसीविंग लेस वेजेस क्रिएट डिससैटिस्फैक्शन, ये तो सच है। जिसे कम मिलता है वो सेटिस्फाइड डिससैटिस्फाइड तो होता है। अब मेरिट वाले में तो बोला जाता है कि बेसिक जो है वो मिनिमम दीजिए। लेस वेजेस, और एक है गारंटेड वेजेस, गारंटेड से कम देना। बेटर होगा इसे भी फिर ट्रू ही करो, क्योंकि लेस गारंटेड से कम मत देना है, वो एक रॉन्ग डिसीजन है। तो बेटर है फिर एक के साथ चलो। आगे चले। हाँ, बोनस एफिशिएंसी वो डिपेंड करता है इंक्रीमेंट एक अच्छे काम पे भी। अब चले आइए नंबर 15, जॉब कार्ड क्या करता है? अटेंडेंस रजिस्टर, बायोमेट्रिक टाइमिंग, एंड मशीन ब्रेकडाउन। तो जॉब कार्ड आप काम कब खत्म किए वो लिखा। अटेंडेंस एक तरह से बोलोगे तो मैनुअल टाइम कीपिंग, डिजिटल सी, और मशीन ब्रेकडाउन तो एज इट इज है, ABCD। आगे बढ़ा 16, टाइम कीपिंग का कौन सा मकसद नहीं है? वेजेज में लगता है, ओवरहेड में, फैक्ट्री डिसिप्लिन, एक्चुअल टाइम वर्क मापने के काम, क्योंकि वो टाइम बुकिंग है। फिर से कुछ प्रैक्टिकल। 17 क्या कहता है? द रेट ऑफ वेजेस पर आवर इज 35, 30 रुपया। 1 यूनिट बनाने में लगता है 12 मिनट, तो पर यूनिट कितना? बेसिक सवाल जो कभी कॉस्ट के इंट्रोडक्शन में ही देखे हो, एक बहुत बेसिक सवाल है। 35 रुपया 1 घंटे में
तो रेट पर पीस 35 रुपया 1 घंटे के लिए, यानी 60 मिनट इंटू लगता कितना है 12 मिनट, तो फिर 12, 5 एंड 5, 7, 7 रुपया पर पीस। इनडायरेक्ट वेजेस हमेशा ओवरहेड का हिस्सा है। टेलर डिफरेंशियल, नो कॉस्टली, नो गारंटी ऑफ मिनिमम, शार्प डिफरेंस एंड नॉर्मल वेज रेट इज नॉट एप्लीकेबल। तो यहां नो गारंटी ऑफ मिनिमम वेज की कोई गारंटी नहीं है, एंड नॉर्मल वेज रेट इज नॉट एप्लीकेबल। अब देखो बहुत हद तक दोनों ही सही लगता है, क्योंकि इफिशियंसी 100 रहा तो ऊपर वाला, उससे कम रहा तो नीचे वाला, तो गारंटी तो है नहीं। बी और डी दोनों ही करीब करीब सही है, दोनों ही। तो मेरे हिसाब से बी और डी दोनों है, यहाँ ग्रेस मार्क मिल सकता है। बट यदि जाना है बेस्ट ऑप्शन में, क्योंकि मिनिमम वेज के भी कोई गारंटी नहीं है, वेजेस कम भी हो जाता है फीस के हिसाब से, बट बेटर होगा एक में जा रहे हो तो नॉर्मल वेज रेट। चलिए, एंड लास्ट कॉस्ट का क्वेश्चन रहा कि 48 आवर्स का हफ्ता है, एंट्री और एग्जिट और फैक्ट्री, the entry and exit time of a worker to and from the factory is determined 46 entry and exit, यानी 46 टाइम कीपिंग। आई लेट से हो आप, और वर्कर 42 आवर्स जॉब में किया, तो 48 से कंपेयर मत करना, क्योंकि टाइम कीपिंग एंड व्हाट टाइम बुकिंग। 48 उस सेंस में है कि 6 बजे आना था, 2 बजे जाना था, 6 की जगह आप 7 बजे आए, तो आवर तो हम वहीं से काउंट करेंगे। तो 46 से 42 को हटा 4 आवर, यानी आप 6 मत कर देना। चलिए, अब आगे बढ़ा तो टैक्स की तरफ आ गया। पहला क्वेश्चन मैचिंग रहा, तो कॉस्ट के लेबर के 20 क्वेश्चन। सिलेबस तो बहुत हद तक बोलोगे पहले भी था कि एक ही चैप्टर से पूरा है। कॉलम ए कॉलम बी। अब बात आती है कि बताना है कौन के सेक्शन से रिलेटेड है, 1 बाय 1। तो एक एक करके चलो। 4 है, इंटरेस्ट रिसीव बाय ए पर्सन फ्रॉम ए पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक इज ₹5,000। अब इज ₹5,000, तो यहाँ ऑप्शन कुछ कंफ्यूजिंग तो है, क्योंकि एग्जेम्प्ट होता है 3.5 और उसके बाद कट सेबल। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी पहले एग्जेम्प्ट होता था, आज टैक्सेबल है। इनकम फ्रॉम लॉटरी पे टैक्स रेट 30 और वो है, और इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड। अब थोड़ा ऑप्शन पे कंफ्यूजन क्लियर कर ही लो, क्योंकि ऑप्शंस कुछ इस तरह से है कि थोड़ा तो मुश्किल होता ही है कि कहाँ ले। बट 3 में बी तो जाएगा, कोई शक नहीं है। 4 में एग्जाम्प्ट है सी, ये भी कोई शक नहीं है।
रोमन 1 और 2 में अब रहा डिविडेंड टैक्सेबल हुआ कौन से सेक्शन में। अब डिविडेंड टैक्सेबल हुआ 56(2)(1)(d) जब भी बोलोगे तो डिविडेंड के टैक्सेबल के लिए अपने एग्जैक्ट सेक्शन क्योंकि कितना है वो तो थोड़ा सा तुम्हें याद। तो डिविडेंड टैक्सेबल का जो बेसिकली हम लोग सेक्शन के टैक्सेबिलिटी की बात करते हैं तो 56 वाले सेक्शन में कंफ्यूजन थोड़ा है। और उस केस में यदि चला तो चलिए तो डिविडेंड को बेटर होगा ए दे दो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी और रोमन 1 को दे दो डी। तो DABC DABC ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है। दिख रहा है? मेरे हिसाब से ऑप्शन DABC है। इनकी कहानी में गलत था या तो जैसे मैंने कहा ADBC उस ऑप्शन पे तो है ही नहीं। तो लॉटरी बी सही है, गवर्नमेंट बॉन्ड सी सही है, डिविडेंड ए ये। तो कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है कि आप सब लोगों को पूरा मार्क्स मिलेगा। हो सकता है डी ए यानी 1 के लिए डी, 2 के लिए ए, 3 के लिए बी और 4 के लिए सी। पोस्ट ऑफिस एग्जाम होता है अपनी जगह। चलिए तो 21 नंबर क्वेश्चन कंक्लूजन। कौन रिलेटिव के डिफिनेशन में नहीं है। तो स्पाउस तो है, एल्डर ब्रदर नहीं है बी, ब्रदर एंड सिस्टर भी है, एसेंडेंट और डिसेंडेंट भी है। अब आइए मिसेस सेन को 3,000 पर मंथ मिला, इनकम टैक्स एक्ट, फैमिली पेंशन कितना होगा। तो हम लोग जो भी सोच रहे हैं असेसमेंट ईयर 25-26 और इस ईयर के हिसाब से आप न्यू रेज्यूमे में हो तो मिला 3-12-36 और रूल क्या है 1/3 और 25 whichever इज लोअर। तो 36 का 1/3 होता है कितना है 12। तो फिर टैक्सेबल होगा कितना 24। इसके बाद चला यानी अब यहां तो बात बराबर थी, बहुत ज्यादा ऊपर होता तो गड़बड़ था। तो 23 की यदि अपने बात की एक बार चल इधर ही बात कर लेते हैं। 23 जैसे मैंने कहा कि हम लोग कुछ भी कर रहे हैं असेसमेंट ईयर क्या 2025-26 जबकि लॉ चेंज होता है और कुछ नहीं बोला तो डिफॉल्ट सिस्टम है। और डिफॉल्ट सिस्टम का मतलब यू आर इन ए न्यू रेजिमेंट।
न्यू रेजिमेंट। आपसे पूछ रहा है कि टैक्सेबल कितना है, तो फैमिली पेंशन मिला कितना आपको? फैमिली पेंशन रिसीव्ड हुआ है 3,000 इंटू 12, 36,000, और लेस एग्जेम्पशन की यदि बात करोगे तो एग्जेम्पशन आपका रहा, सेक्शन अब याद नहीं है, रहने दो, लोअर एक हो गया 1/3 ऑफ एक्चुअल, यानी 12, और मैक्सिमम 25। तो लोअर तो 12 ही है, तो एग्जाम्शन आपसे पूछा नहीं है, आपसे पूछा है टैक्सेबल, यानी टैक्सेबल की बात करोगे तो 24, 24 चलो। एक्स इंटरेस्ट अर्न किया लिस्टेड सिक्योरिटी से 5,000, अनलिस्टेड से 7,000। टैक्सेबल, ज्यादा मत सोचना, दोनों टैक्सेबल है, 5 और 7 12। रीजन एसेशंस, लॉटरी, हॉर्स रेस, गेम 30, ये सब स्पेकुलेटिव है, मतलब अच्छी चीजें नहीं है, तो सरकार इन चीजों को डिस्करेज करना चाहती है, तभी वो टैक्स रेट सबसे ज्यादा लगाती है, और ये सही है। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ए। आपने सोचा नॉट करेक्ट, गलत है। 26, बैंक commission paid to bank for collection of dividend deducted from dividend calculation of taxable income. If the SSC is not the owner of racehorse, he earns by let out his horse race will be taxable income from other source। तो ध्यान रखिए, ये भी ट्रू है, डिविडेंड को कलेक्ट करने के लिए किसी को आपने कमीशन, कमीशन तो गलत है, कमीशन गलत है, कलेक्शन चार्ज सही होता, तो फॉल्स लिखिए। कमीशन पेड टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ डिविडेंड, वर्ड तो सही नहीं है, और ये अदर सोर्स जाएगा, ट्रू है। आप एक हॉर्स रेस के ओनर हो और किसी को किराए पे दे दिए हो, तो वन इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू, आई विल गो विथ सी। अब आ जाइए दूसरा, फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट मिला टीडीएस काटने के बाद, अपने दोस्त से लोन लेके आपने फिक्स डिपॉजिट किया था जिसे इंटरेस्ट दिया 18, टैक्सेबल अमाउंट कितना? तो फिर थोड़ा कैलकुलेशन है। 27, सबसे पहले नेट इंटरेस्ट आपको मिला है, या इंटरेस्ट रिसीव 89,600, तो ये हमें, हम लोग कहते हैं रिसीट। ऐड हम इसमें जोड़ेंगे टीडीएस, 89,600 जो मिला है, 100 से 10 माइनस, सॉरी 10.4 को माइनस कर, 10.4 को माइनस करने के बाद, तो 10.4 हमारा कट गया है, यानी 89,600 मिला है मुझे
89.6 पे, तो 10.4 क्या हो जाएगा? एक बिना कैप्सी वाला फिगर ही था 10,400, यानी 1 लाख रुपया मेरा ग्रॉस इंटरेस्ट है। 10,400 काट के 89,600 मिला, लेकिन इसके लिए मुझे किसी से लोन लेना पड़ा और मैंने इंटरेस्ट पे किया। कितना पे किया इंटरेस्ट? 18,000। और फिर 82,000 मेरा टैक्सेबल अमाउंट रहेगा। तो सही आंसर है 82। आगे बढ़ो, फिर से टीडीएस वाला। हॉर्स रेस से ये मिला टीडीएस काटने के बाद, और इस इनकम को अर्न करने में लगा ये टैक्सेबल इनकम। चलो, तो इस कैलकुलेशन को भी देख लेते हैं। 28, ऐसा जो मिला है काटने के बाद इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस, तो इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस, इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस मिला 68,800। ध्यान रखो, इनकम आफ्टर टीडीएस है तो नेट, फिर वही हाल, टीडीएस जोड़ दो। 68,800 100 में से कटा कितना? 31.2। 31.2 मुझे जोड़ना है, तो 68,800 भी बराबर है 68.8, तो 31.2 मेरा क्या हो जाएगा? 31,200। यानी यहां भी 1 लाख ग्रॉस। और रही बात माइनस करने का, तो ध्यान रख, इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस है, नोवेयर ये कहीं भी नहीं बोला है विनिंग नहीं है। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस अलग होता है, विनिंग से कुछ भी नहीं माइनस होता। बट इनकम फ्रॉम रेस हॉर्स यानी अपना घोड़ा है टीडीएस, क्योंकि मैं यदि बोलूं यहाँ विनिंग बर्ड होता तो मैं इसका डिडक्शन नहीं ले, सिर्फ वर्ड है इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस। थोड़ा कंफ्यूज किया, ओनिंग एंड मेंटेनिंग बर्ड भी नहीं बोला है, टीडीएस। तो ये क्वेश्चंस अपने आप में कंफ्यूज कर रहा है। यदि आप विनिंग को कंसीडर करते हो तो 4,800 माइनस नहीं होगा, और यदि आप विनिंग कंसीडर नहीं करते हो तो 4,800 माइनस होगा। तो आप सोच लो, शब्दों का अधूरापन है। इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस से मेंशन करना था विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। तो यहां से दो ऑप्शन है बाबू, विनिंग वर्ड होता है तो मैं उस 1 लाख से 4,800 को माइनस कर लूंगा। यदि नॉट विनिंग है तो फिर 1 लाख से 4,800, सॉरी विनिंग से तो माइनस नहीं होगा, वेट गलत लिखा मैंने वहां। विनिंग है तो 4,800 माइनस नहीं होगा, नॉट विनिंग है तो 4,800 माइनस होगा।
और क्वेश्चंस अधूरा है, इसलिए मैं कुछ बोलने की स्थिति में तो नहीं हूं। लेकिन टीडीएस विनिंग में ही कटता है, नॉट विनिंग में तो नहीं कटता। अब आपकी मर्जी है, बी में भी जा सकते हो, सी में भी जा सकते हो, बट मैं उन्हें चैलेंज कर सकता हूँ सी में जाके। बिकॉज मैं ये बोल सकता हूँ नॉट मतलब विनिंग वर्ड नहीं है। ओनिंग एंड मेंटेनिंग, अब बोल सकते हैं लोग कि ओनिंग एंड मेंटेनिंग भी तो नहीं है, तो भाई आप अधूरा दिए हो। चलो, आप पे छोड़ा, बी और सी दोनों में से जिसमें जाओ। अब इंस्टीट्यूट को नंबर देना था, ये जो कंफ्यूजन वाले हिस्से हैं रेज करूंगा। 29, entire amount of family pension is taxable, false, entire नहीं माइनस करके। नोटिफाइड बॉन्ड एंड डिवेंचर पब्लिक सेक्टर कंपनी इज फुल्ली टैक्सेबल। एग्जाम तो समझ में आता है, ये भी वर्ड, क्योंकि नॉर्मली सभी टैक्सेबल होते हैं। नोटिफाइड तो एग्जाम्प्ट होगा, इसे भी फॉल्स यानी इनकरेक्ट बोल, बेटर होगा बी में जा। और अदर सोर्स का आखिरी क्वेश्चन, एमपी का सैलरी अदर सोर्स में आता है। अब आ जाओ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन मैचिंग है। चार्ज एंड इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, assets which are not treated as capital assets, and according to Income Tax Act, feature of personal assets। चलिए एक एक करके वर्ड। इनकम में होने के लिए वन के साथ सी जाना जरूरी। कौन कैपिटल एसेट्स नहीं है, इसके साथ तो वोटर का कैपिटल एसेट्स कौन सा है, डी। और पर्सनल के फीचर यूज वाला ए, तो सी, बी, डी, ए। सी, बी, डी, ए। अब रहा कुछ लोगों का कंफ्यूजन, ये भी हो सकता है कि कैपिटल एसेट्स में तो डी ही जाएगा बाबू। तो सी, बी, डी, ए बेटर है। ऑप्शन ही नहीं। भाई मेरे हिसाब से तो सी, नॉट कैपिटल बी। यहाँ ए भी जा सकता है, तो फिर रोमन 3 में तो डी ही जाएगा। और अकॉर्डिंग टू फीचर ऑफ पर्सनल एसेट्स, अब फीचर बोला है तो यहाँ तो यही जाएगी। तो बेटर तो भाई मेरे हिसाब से सीबीडी है, और ऑप्शन नहीं दिख रहा है। सी, बी, डी, ए। वियरिंग एपरल, एपरल में चलो वो भी जा सकता है। फॉर पर्सनल यूज, वेयरिंग एपरल, तो एपरल के मीनिंग में आप क्या ही लेना चाहोगे, पहना गुड़िया।
तो अलग बात है। तो कंफ्यूजन तो फिर क्रिएट कर दिया वो। कुछ कुछ चीजें तो यारी में तो कपड़े ही जाएंगे भाई। CBDA, और यदि CAD करते हो तो फिर रोमन 4 में बी को ले जा सकते हो। तो फिर यहाँ पे भी जा सकता है, लेकिन फीचर विशेषता तो तुम्हारा भाई ए ही हुआ। तो CBDA बेस्ट था, बट CAD भी कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से CBDA था, लेकिन CAD भी एक्सचेंज कर सकते हो। तो इंस्टीट्यूट को, काउंसिल को तो मार्क्स देना चाहिए था। अब आगे उनकी मर्जी, ऑप्शन नहीं था। चलो सी ले लो, आगे बढ़ो। कौन सा कैपिटल एसेट्स नहीं है? नॉट। लीज होल्ड नहीं है। लीज होल्ड राइट फॉल्स है, कैपिटल एसेट्स है। गुडविल ऑफ ए बिजनेस कैपिटल एसेट्स फॉल्स है। स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट्स नहीं है, ट्रू है। मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज फॉल्स है। तो 1 2 3 फॉल्स है, और 3 ट्रू था। कैपिटल एसेट नहीं है, तो ये भी तो ट्रू है। तो मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज कैपिटल एसेट्स नहीं है, तो दो 1 और 2 फॉल्स एंड 3 and 4 करेक्ट। P and 4 ट्रू। रोमन 1 लीज होल्ड कैपिटल एसेट्स है, फॉल्स है, नॉट बोले हो। गुडविल फॉल्स है, वो भी कैपिटल एसेट्स है, तो ए लिखोगे। कुछ टिक होने पे फालतू का कंफ्यूजन अराइज हो जाता है। चलिए, दास रेसिडेंशियल हाउस बेचे तो लॉन्ग टर्म हुआ, ट्रू है। रेसिडेंशियल हाउस 22 फरवरी को खरीदे थे और 25 फरवरी 24 को बेचे हैं, तो 2 साल के बाद बेचे हैं। परचेज एंड सोल्ड इट, और लॉन्ग टर्म है, ये भी सही है। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन और बेटर होगा, दोनों ट्रू। 34, UTI म्यूचुअल फंड 18 महीने से ज्यादा लॉन्ग टर्म होता है, रिकॉग्नाइज है। तो 1 में बी लिखो या डी लिखो, बात बराबर है, बी या डी। 22 महीने से ज्यादा लैंड एंड बिल्डिंग 2 साल से कम हुआ, ए लिखो या सी लिखो। शेयर जो लिस्टेड नहीं है और 18 महीने से ज्यादा होल्ड किए हो, नॉट लिस्टेड, नॉट लिस्टेड। अब 18 महीने से ज्यादा और 2 साल से ज्यादा होने पे लॉन्ग टर्म था। 18 का तो कोई बेंचमार्क ही नहीं है बाबू, पकड़ के चलो। और कुछ ऑप्शन लिस्टेड है, तो इसमें तो नो डाउट जीरो कूपन बॉन्ड बेटर होगा लॉन्ग टर्म, यानी बी और डी। इससे 18 24 नहीं बोला,
ए और सी चल। तो ऑप्शन क्या दिया? अच्छा, ठीक और सही बोला क्या? तो फालतू का मैच कर रहे थे। बंगला से इधर मैच करो, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो उस सेंस में बोलते हैं, चलो ये वाला मैच यदि किए, होल्ड, क्वेश्चंस का तरीका थोड़ा बदल दो, मतलब ये सही है या नहीं। तो 18 से ज्यादा हुआ, शॉर्ट टर्म, फॉल्स है। ये 22 से ज्यादा हुआ, लॉन्ग टर्म, ये भी फॉल्स है। रिकॉग्नाइज 18 से ज्यादा हुआ, नॉट लिस्टेड, शॉर्ट टर्म। 18 से ज्यादा लेकिन लेस देन 24 समझ लेना, तब तो ट्रू है। 18 से ज्यादा और लिस्टेड है तो टू है, तो 3 और 4 को टू बोल, और 1 और 2 को फॉल्स बोलो। बेटर है सी। कुछ कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो वो लोग, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अब आजा 35। एक्स ने 200 अनलिस्टेड शेयर 1/4/22 को खरीदा 100 रुपए, 1/3/24 को सारा बेच दिया 150 पे। तो बोलते हैं कि डिटरमाइन द टाइप ऑफ कैपिटल गेन। ध्यान रहे, इसके हिसाब से तो प्रीवियस ईयर 23-24 लग रहा बाबू। बेचना इस दिन, हम लोग भले ही एग्जाम में 24 मतलब पढ़ते थे 24-25, बट दे आर फॉलोइंग प्रीवियस ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25। अब पता नहीं, जो भी है, अनलिस्टेड के लिए 2 साल, और 2 साल के अंदर ही बेचा है तो शॉर्ट टर्म। तो 35 का यदि आंसर अपने करें, 35 ऑप्शन जो भी बोल लो, अनलिस्टेड शेयर देखना 2 years। आपने खरीदा कब? 1/4/22, बेचा 1/3/24। तो हुआ क्या? लेस देन 2 years। तो हो गया शॉर्ट टर्म। और शॉर्ट टर्म में कोई इंडेक्स की जरूरत नहीं है। 100 में खरीदे थे, 150 बेचे थे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 200 शेयर इंटू 150, 30,000। बेचे हो लेकिन खरीदे थे 100, तो फिर 20 माइनस 10,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आगे बढ़े, मैच सिर्फ बोलना है, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव, क्योंकि इसके पीछे वाला मैचिंग बहुत अजीब था। ऑटोमोबाइल यूज फॉर पर्सनल, नॉट ए कैपिटल एसेट्स। ज्वेलरी यूज फॉर पर्सनल, कैपिटल है लेकिन और भी चीजों को देख लो। Is determined capital profit made by selling of business inventory, the ज्वेलरी सी, थर्ड डी, और बिजनेस का स्टॉक ए।
तो बी बिजनेस का स्टॉक बिजनेस के अंदर आएगा, बी सी डी ए, सी जाएगा, कैपिटल गेन में आने के लिए ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स सही, income that cannot be classified under other source is classified false. A true, B is not true. D. अब एक सवाल लग रहा है, चलिए, एक एक 25 को घर बेचे हो, यानी प्रीवियस ईयर 24-25, यानी कुछ अलग अलग भी है, खरीदे थे एक एक 18-5-20 साल लॉन्ग टर्म, 2% ब्रोकरेज दिए हो, जब खरीदे थे 117, जब बेचे हो 363, तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उस केस में चला तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कैपिटल गेन कितने में खरीद बेचे हो, 45 लाख, और एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर जितने में बेचे हो उसका 2% इंटू 2%, 90,000, 45 लाख का 2% 90 आता है, और 1170 में खरीदे थे, 117, यानी बोल सकते हो तो 10 लाख गुणा मल्टीप्लाई 363, तो फिर 36,30,000। बोल सकते थे कैसे, तो आप इसे काट करके देख सकते हो, बिना कैलसी का भी हो सकता है ये, मतलब 117 वाला चला गया, एक यानी 10,000 इंटू 363, 36,30,000, तो 36-30-90, 37-20 दोनों का टोटल, तो माइनस करके आ गया 7,80,000। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चले आइए सेकेंड लास्ट 39, शेयर ऑफ ए लिस्टेड कंपनी सोल्ड हेल्ड फॉर 25 लॉन्ग टर्म, ट्रू है। लिस्टेड शेयर को होल्ड करने के लिए 24 महीना चाहिए, लिस्टेड है, गलत है, 12 होना चाहिए, फॉल्स। तो सीधा सीधी वर्ड रहा डी। एंड लास्ट, मैक्सिमम टोटल अमाउंट ऑफ कैश डोनेशन फ्रॉम ए फ्रेंड इन एनी प्रीवियस ईयर, गिफ्ट में है वो 50। कुछ क्वेश्चंस आंसर्स ऑप्शंस के कारण थोड़ा सा आपको किया है, मानता हूं, एक दो तो ऑप्शन मिला नहीं, तो उसे एक अलग से बात करूंगा, बट यदि आप नॉर्मल सिनेरियो में चलते तो इसका ध्यान रखना था। चलो, जो हुआ थर्ड सेम में हुआ, और ये बहुतों को प्रॉब्लम हुआ है दो चीजों के कारण। एक, कैलकुलेटर का कंट्रोल, तो वो आपको है नहीं, बनाना पड़ेगा, और नो डाउट रेगुलर नहीं पढ़ना, डिटेल आंसर
अलग से ग्रुप में दे दूंगा। अपने टेलीग्राम ग्रुप से चीजों को देख सकते हो। थर्ड की बात छोड़ो, फोर्थ के अब तैयारी में जुड़ जाओ।